हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, 1765 तक बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की समीक्षा कीजिए, या फिर 1764 में बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए, या 1757 के प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। देखिए, आपसे दोनों युद्ध के कारण और परिणाम एक साथ पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन कैसे लागू करा। ठीक है, इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि अभी इस पर हिस्ट्री और पोल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आप अपने आज के क्वेश्चन पर। देखिए, आज हम इसमें दो क्वेश्चन करेंगे। एक तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन कैसे लागू किया, ठीक है, या कैसे विस्तार किया। और दूसरा 1757 की प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम देखेंगे। तो देखिए, जो बंगाल था वो मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था, और औरंगजेब ने क्या करा था, मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल का सूबेदार घोषित करा था। ठीक है, 1713 में वे बंगाल का गवर्नर बना, और 1719 में उसने क्या करा, उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया। और 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना। और 1733 में क्या हुआ, 33 में बादशाह मोहम्मद ने बिहार भी उसे सौंप दिया। इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एक ही सूबेदार हो गया। देखिए, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुई, 1727 में हुई। ठीक है, उससे पहले उसके पास दो थे, उड़ीसा और बंगाल। बंगाल को किसने दिया था, उसको औरंगजेब ने। ठीक है, और उड़ीसा को उसने अपने अधीन करा था। और उसके मृत्यु के बाद उसका कौन बना था उत्तराधिकारी, सुजाउद्दीन बना था। ठीक है, सुजाउद्दीन को बादशाह ने क्या दे दिया, बिहार दे दिया। ठीक है, इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो सूबेदार था वो कौन था, सिजाउद्दीन। ठीक है, सिजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1739 में उसका पुत्र सरफराज खां सूबेदार बना। उसकी बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां से नहीं बनी। अतः 1740 में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर सरफराज खां की हत्या कर दी। अलीवर्दी खां स्वयं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बन गया। अब जो ये अलीवर्दी खां है, ये कैसे बना, इसने सरफराज खां को क्या करा, मार दिया। उसके पश्चात इसके अंदर क्या क्या आ गए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा आ गए। उसने सम्राट से उसकी अनुमति भी प्राप्त की। मुगल सत्ता पर नियंत्रण धीरे धीरे कम होता गया। परिणाम स्वरूप अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्वतंत्र शासक बन बैठा। व्यापारिक विस्तार के आरंभिक दौर में ही अंग्रेजों ने बंगाल के महत्व को पहचान लिया, और 1650 से 51 में कंपनी ने हुगली में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर इसका संकेत दे दिया था। अंग्रेजों ने बंगाल के सूती वस्त्र व्यवसाय की उन्नति को देखकर यह समझ लिया था कि बंगाल में व्यापार की अपार संभावनाएं मौजूद है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में बसना, उसकी किलाबंदी कर फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की स्थापना करना, मुगल बादशाह से मुक्त व्यापार का फरमान प्राप्त करना अंग्रेजों की सुनियोजित नीति के अंतर्गत हुआ। ठीक है, उनकी अगली योजना बंगाल में सत्ता स्थापना की थी, और उस पर उन्होंने सुविचार रणनीति के तहत कार्य किए। अब देखिए, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। ठीक है, बंगाल में आने के पूर्व अंग्रेजों ने पहले सूरत तथा बाद में मुंबई और मद्रास में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, परंतु इसके बावजूद उन्होंने बंगाल में ही ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के प्रयास किए। इसके प्रमुख निम्नलिखित कारण थे। क्या थे, बंगाल का उर्वर एवं धन संपन्न होना। देखिए, जो बंगाल था वहां पर क्या क्या था, बंगाल का प्रांत दक्षिण के प्रांतों की तुलना में अधिक उर्वर एवं धन संपन्न था। यह प्रांत कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी समृद्ध था। बंगाल से संपूर्ण यूरोप को सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र आदि उत्पादों का निर्यात किया जाता था। कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्राप्त कर रखी थी। बंगाल का नवाब इस छूट को मनमाने ढंग से मानता था, क्योंकि इससे राजस्व की हानि होती थी। अंग्रेज कंपनी बंगाल के संसाधनों का प्रयोग निर्बाध रूप से करना चाहती थी, और यह तभी संभव था जब उस क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो। इस प्रकार कंपनी द्वारा बंगाल विजय
का सर्व प्रमुख प्रेरणा कारक बना था। ठीक है, पहला कारण क्या आ जाएगा कि बंगाल जो था उसमें उर्वरता ज्यादा थी। ठीक है, उर्वर शक्ति थी और देशों के और प्रांतों के मुकाबले। ठीक है, और धन संपन्न राज्य था ये। नेक्स्ट कारण क्या आ जाएगा आपका, बंगाल का असुरक्षित समुद्र तट। बंगाल का समुद्र तट असुरक्षित था। मुगल सम्राटों ने इसकी रक्षा के लिए प्रबल नौसेना के निर्माण की उपेक्षा की। ठीक है, और मतलब देखिए असुरक्षित समुद्र तट से क्या तात्पर्य है कि वहां पर ना कोई भी आसानी से जा सकता था। ठीक है, और जो मुगल सम्राट थे उन्होंने भी उसकी नौसेना, ठीक है, समुद्र तट की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। और उसके कारण क्या हुआ, जो अंग्रेजों का वर्चस्व था अतः उनके लिए बंगाल अधिक उपयुक्त स्थान था। ठीक है, मतलब वो आसानी से बंगाल के अंदर एंटर कर सकते थे। दक्षिण में ये कार्य चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मराठों ने नौसेना की उपेक्षा नहीं की थी। ठीक है, अपना सुरक्षा पर अच्छे से ध्यान दिया था। और कारोमंडल तट पर फ्रांसीसी समुद्र तट पर प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। अन्य कारण जैसे बंगाल के अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और शांतिपूर्वक व्यापार में विश्वास रखते थे। अंग्रेजों के लिए हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करना और मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष करना अधिक सरल प्रतीत हुआ। दक्षिण भारत में मराठे शक्तिशाली थे। अंग्रेजों को दक्षिण में सत्ता की स्थापना के लिए मराठों से संघर्ष में उलझना पड़ता था और हानि की संभावना अधिक रहती थी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, बंगाल में जाते हैं हम। ठीक है, और निरंतर आक्रमणों के कारण जो बंगाल की स्थिति वो खराब हो गई थी और अंग्रेजों को बंगाल में देसी नरेशों से लड़कर सत्ता की मतलब देसी राजाओं से लड़कर सत्ता की स्थापना करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। बंगाल में डच तथा फ्रांसीसी भी व्यापार के लिए आए थे, परंतु अंग्रेजों की तुलना में उनके पास जो केंद्र थे वे ना तो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और न ही सामरिक महत्व के थे। अंग्रेज के यूरोपीय प्रतिद्वंदी डच तथा फ्रांसीसी बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे। अब हम देखते हैं अलीवर्दी खां का शासन। अलीवर्दी खां ने 1740 से 1756 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासन किया। वह एक योग्य शासक था, परंतु मराठों के बार बार आक्रमण से क्या हुआ, उसका वो सामना सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहा था। और 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों से संधि कर ली। इसके अनुसार उसने मराठों को क्या 12 लाख रुपए दिए और उनको ना उड़ीसा के एक भाग का स्वराज भी दे दिया। वह यूरोपीय जातियों की कुटिल नीति तथा उद्देश्यों से भलीभांति परिचित था। सै कैप्टन के अनुसार वह यूरोप वासियों को मधुमक्खियों के छत्ते के समान समझता था जिससे मधु प्राप्त हो सकती है, परंतु छोड़ने पर वह डंक से मार डालती है। उसने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए नियंत्रण में रखने की नीति अपनाई। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पत्नियां थी। ठीक है, सॉरी 3 पुत्रियां थी, 3 बेटी थी और जिसमें से देखो उनके जितने भी दामाद थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो सबसे छोटी जो उसकी पुत्री थी उसका बेटा था सिराजुदौला। ठीक है, उसको उसने उत्तराधिकारी चुना। कब? अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अब जो उसको उत्तराधिकारी चुना तो जो ये थे ना शौकत जंग, दूसरी पुत्री का बेटा, ठीक है, वो और घसीटी बेगम से पुत्री थी उनकी वो। ठीक है, और उसका एक बेटा था दीवान राज बल्लभ। ठीक है, ये जो थे सिराजुद्दौला के विरोध में थे क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हमें भी मिल सकता था शासन, लेकिन हमारे नाना ने क्या करा, सिराजुद्दौला को चुना। अब उसको चुना है तो जरूर उसमें कुछ खूबियां रही होगी, है ना। अब देखिए हम जाते हैं प्लासी के युद्ध पर सीधा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपने समक्ष उपस्थित आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए की तैयारी की। यह निर्णय उसके लिए कठिन नहीं था, परंतु इसी समय उसे अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। नवाब और अंग्रेजों के मध्य खराब संबंध ने प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब देखिए प्लासी के युद्ध के जो कारण थे वो क्या क्या थे। पहला आ जाएगा सिराजुद्दौला एंड अंग्रेजों के मध्य मनमुटाव, है ना। अब अलीवर्दी खां के समय से ही नवाब और अंग्रेजों में मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। शीघ्र ही सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य भी मनमुटाव उत्पन्न हो गए, है ना। और जो ये पी.ई. राव टर्स है, इनके मत के अनुसार बंगाल की तात्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक दशा इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार थी। नवाब और अंग्रेजों के बीच मनमुटाव के क्या कारण थे, अर्थात प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है,
नवाब के शत्रु को शरण देना, इसमें क्या था, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने नवाब के शत्रु को शरण दिया था। किसको? जो उसका बेटा था राजबल्लभ, है ना, राजबल्लभ जो था वो क्या कर रहा था, सिराजुद्दौला का शत्रु था। कैसे? उसके परिवार एवं खजाने से खजाने के साथ कलकत्ता को शरण दी। देखिए क्या था, जो ये था ना, ये राजबल्लभ सिराजुद्दौला का शत्रु मानता था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मेरे नाना मुझे भी बना सकते थे, लेकिन उसने नहीं बनाया, है ना। तो अब ये क्या करता है, ये सिराजुद्दौला के खजाने में से खजाना निकाल कर कहाँ चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, जहां पर ब्रिटिश शासक उसको क्या देते हैं, शरण देते हैं। अब सिराजुद्दौला कृष्णदास को वापिस मांगता है ना, और अंग्रेजों ने इसको देने से इनकार कर देते हैं। तो इस कारण भी इनके बीच में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है। अंग्रेज द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, झगड़े का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना था। उन्होंने इस कार्य हेतु नवाब से आज्ञा नहीं ली थी। इससे नवाब क्रोधित हुआ, गुस्से में आया कि मैं वहां का नवाब हूं, मुझसे ही परमिशन नहीं ली, और किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी नष्ट करने को कहा, परंतु अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बढ़ते हुए खतरों को अच्छी तरह समझता था, अतः वे बंगाल में उनकी शक्ति का तुरंत दमन करना चाहता था। और व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग, ये भी एक कारण था। जैसे अंग्रेजों ने मुगल सम्राट फरक खसियर फर्रुखसियर से मुगल राज्य में बिना कर दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने इस अधिकार का क्या करा था, गलत प्रयोग किया था। वे न केवल कंपनी वरन कंपनी के कर्मचारी, उनके रिश्तेदार और इस अधिकार का प्रयोग करने लगे थे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने दस्तक फ्री पास का उपयोग भारतीय व्यापारियों को भी करने दिया। इससे नवाब में का आय की कमी हुई और नवाब इससे असंतुष्ट थे। ठीक है, और विशेष अधिकार को छोड़ने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे अपना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक छूट मिली हुई थी आपको फ्री पास के तौर पर कि आप अपना व्यापार कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो उसने क्या करा, जो कंपनी थी, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो, और जो व्यापारी थे, ठीक है, वो, और जो भारतीय व्यापारी थे, सबको उसका फायदा उठाने दिया, तो वो गलत उपयोग कर रहा था। ठीक है, अगला क्या है, सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर अधिकार, है ना। अंग्रेज जब तक यह समझ चुके थे कि सिराजुद्दौला को नवाब पद की चुनौती कोई नहीं दे सकेगा, अतः गवर्नर ट्रेक ने नवाब को एक पत्र लिखा। उसकी भाषा तो विनम्र थी, लेकिन कलकत्ता की किलेबंदी को तोड़ने संबंधी उसमें कोई आश्वासन नहीं था, अतः नवाब ने तुरंत अंग्रेजों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 4 जून 1756 को नवाब ने कासिम बाजार की अंग्रेजों की कोठी पर अधिकार कर लिया। 16 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, परंतु विजेताओं ने अंग्रेजों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। अपनी इस सफलता के पश्चात नवाब ने कलकत्ता को मानिक चंद के नियंत्रण में छोड़ा तथा स्वयं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। ब्लैक होल की दुर्घटना, ये भी एक कारण है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि फोर्ट विलियम की विजय के बाद नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से 123 व्यक्ति मर गए। हालवेल सहित केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। वह दुर्घटना ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। इस तथाकथित घटना की सत्यता के संबंध में विद्वानों के संदेह हैं। अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुनः अधिकार तथा अलीनगर की संधि, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, या मैं ही पढ़ देती हूँ। कलकत्ता पर अधिकार के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला आश्वस्त हो गया। वह अनुभवहीन तथा विलासी प्रवृत्ति का था। उसमें अंग्रेजों के खतरों से निपटने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं थे। अंग्रेज बंगाल की अराजक स्थिति से भलीभांति परिचित थे। वे कलकत्ता की पराजय को भूले नहीं थे। ठीक है, और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उन्होंने एक और तो सैनिक तैयारियां प्रारंभ की और दूसरी ओर कूटनीतिक उपायों का सहारा लिया। उन्होंने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए उपाय किए। उन्होंने कलकत्ता के प्रभारी मानिकचंद, नगर के एक व्यापारी अमीचंद तथा दरबार के प्रमुख साहूकार जगत सेठ को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित किया। षड्यंत्र में सम्मिलित सभी लोगों ने नवाब के साथ विश्वासघात किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अंग्रेजों की शरण ली।
तैयारियां पूर्ण होने के पश्चात मद्रास काउंसिल ने क्लाइव एवं बाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी, जिसने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। विवश होकर नवाब ने 1 फरवरी 1757 को अंग्रेजों के साथ अलीगढ़ की संधि कर ली। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को मुगल बादशाह द्वारा दिए गए समस्त अधिकार पुनः वापस मिल गए। ठीक है, और नवाब को अंग्रेजों की सभी मांगे माननी पड़ी, परंतु अंग्रेजों और नवाब के मनमुटाव कम नहीं हुए। अगला कार्य क्या है? सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अंग्रेज अपने उद्देश्य तथा हितों के प्रति बड़े सजग थे और इस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों को आशंका हुई कि नवाब फ्रांसीसियों से गठबंधन करके उन्हें बंगाल से खदेड़ने के प्रयत्न कर सकता है, अतः उन्होंने अपने मार्ग का कांटा हटा देने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा जो उनके लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो। इस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला का सेनापति दामाद मीर जाफर, दुर्लभ राय, जगत सेठ, कृष्णनगर के महाराज कृष्णचंद्र और रानी भवानी सम्मिलित थे। इस षड्यंत्र में दोनों पक्षों की मध्यस्थता अमीर चंद ने की। ठीक है, और जून 1757 में एक नियमित संधि द्वारा षड्यंत्र की सफलता के पश्चात दिए जाने वाले पुरस्कार भी तय किए गए। संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? देखिए, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जो अधिकारी अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के समय से प्राप्त थे वो मीर जाफर के नवाब बनने पर भी होंगे। ठीक है, नवाब बनाने के बदले मीर जाफर ने आश्वासन दिया कि वह सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय हुई कलकत्ता के विनाश की क्षतिपूर्ति करेगा। इस तरह कंपनी को 1 करोड़ रुपया 50 लाख कलकत्ता को यूरोपीय निवासियों को भी तथा 20 लाख रुपए हिंदू निवासियों को दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी उसकी शर्तें थी, देख लेना। ठीक है, अमीर चंद ने को धोखा, फिर ये धोखा वोखा मिला इसमें, और प्लासी के युद्ध की घटनाएं, और ये आपके परिणाम आ जाएंगे। ठीक है, ये परिणाम आ जाएगा। बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण, ये देखिए ये आ जाएगा आपका विस्तार कैसे हुआ है ना, ये वाला। कंपनी में कर्मचारियों को उपहार, कंपनी को प्रदेश प्राप्ति, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार की स्वतंत्रता मिली, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का प्रभाव है ना, बंगाल का आर्थिक दोहन, नए वंश का प्रादुर्भाव और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन, मुगल प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्व को आहत, क्लाइव के प्रभाव में वृद्धि। अभी इसके बाद आपका आ जाएगा बक्सर को, यहाँ तक है आपका। ठीक है, अच्छे से देख लेना आप एक बार इसको। इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।